जी बता रहे हैं कि भाई समाज में कहीं ना कहीं विघटन था, समाज में असमानता का भाव था। संविधान की प्रस्तावना में लिखा कि भैया समता मूलक समाज की स्थापना करनी है, तो क्यों ना यूजीसी के इन नियमों को उसमें लागू कर दिया जाए। इससे समाज बहुत ज्यादा एकजुट हो जाएगा। क्या ये एकजुट करने वाले नियम आपको लगते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपके सामने 2-3 बातें जरूर रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस बिंदु पर नहीं उठा पाए हैं जो असली बिंदु। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2023 में पूरे देश में होने वाली आत्महत्याओं में सबसे अधिक आत्महत्याएं दैनिक मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों की हुई है, जो 27.5% है। किसानों की 6.3 है, और गृहिणी जो महिलाएं होती है उनकी 14% उनका शेयर है जो आत्महत्याएं करने वाले लोगों में से है। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका आत्महत्या करने का मामला सामने आया, वो 8% है। अब देश में अनेक विषय हैं। किसान अपनी फसलों की कीमत मांग रहा है तो उसके कारण नहीं मिल पा रही है। उद्योग और कारोबार में घाटा हो रहा है तो उसके कारण सुसाइड कर रहे हैं। परिवार चलाने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है तो कई महिलाओं को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो अब आप स्टूडेंट्स जो 8% का दायरा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स का दायरा इसलिए भी है कि जो स्टूडेंट की संख्या का प्रतिशत है वो बहुत कम है। उसके अनुसार 8% आत्महत्याएं बहुत बड़ी त्रासदी भारत देश के लिए है। यदि हम 2023 के डेटा को उठाएं, आप रोहित वेमुला से लेकर पायल तड़ावी तक की मामलों को देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन के कारण, भेदभाव के कारण अनेक छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा और अपने जो रेगुलर काम है उससे दूर होना पड़ रहा है। आप निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि भारत का जो तंत्र है, जो जातिवाद भारत के अंदर घुसा हुआ है, उसमें निश्चित रूप से जो आरक्षित वर्ग है उसके प्रति जहर उगला गया है। जब ये यूजीसी कानून 2026 प्रकाश में आया, इम्प्लीमेंट हुआ कमेटी की रिपोर्ट के बाद, तो उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर अपर कास्ट के लोग और विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने जिस प्रकार का जहर उगलने का काम किया है वो वास्तव में देश को तोड़ने वाला है। देश की सरकार को और देश को, संविधान को समझना जरूरी है कि यदि केवल ब्राह्मण वर्ग जो संख्या में इतना प्रतिशत नहीं है इतना जहर उगल सकता है, तो कुल जो हमारे अनारक्षित वर्ग के लोग, जिन्हें हम सामान्य वर्ग बोलते हैं, सवर्ण वर्ग लोग बोलते हैं, वो कितने होंगे। और आपको बता दूं, ओबीसी में जो लोग हैं वो कभी एक राज्य में जगह पे आरक्षित है, दूसरे राज्य में अनारक्षित भी है। तो ओबीसी वर्ग को इसमें शामिल किया गया। अगर वो किसी राज्य में है और उस राज्य में ओबीसी है तो वो इस दायरे में थे। 2012 के कानून में और 2026 के कानून में एक सैद्धांतिक अंतर था। 2012 के कानून में केवल SC/ST के लिए व्यवस्था बनी हुई थी, और जब 2026 का कानून आया तो इसमें इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लोग यानी EWS, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग 10% आरक्षण पा रहे हैं। दिव्यांग लोग जिनके शरीर में कोई ना कोई व्याधि है उनको दिव्यांग कहा जाता है, उनको, और ओबीसी जो अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेटस रखते हैं उनको इसमें शामिल किया गया कि यदि भेदभाव होगा तो। मैं आपके सामने एक बात कहता हूं कि पिछले 10 वर्षों का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जहां पर भी प्रैक्टिकल और वाइवा या इंटरनल एग्जाम है तो वहां पर दिए गए जो इंटरनल एग्जाम के नंबर है और जो उनके मार्क्स आते हैं उसमें जो बहुत भारी अंतर रिजर्व और नॉन रिजर्व में दिखाई देता है, वो पर्याप्त है इस बात को बताने के लिए कि देश के शिक्षण संस्थानों में भेदभाव है। आपने मैक्सिमम जो प्रोफेसर की नियुक्ति SC/ST और ओबीसी की होनी है, 80% से अधिक सीटें खाली पड़ी है। आपने NFS कहकर यानी नॉट फाउंड सुटेबल कहकर उनको वहां पर नियुक्ति नहीं दी है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि देश के शिक्षण संस्थानों में आपने आरक्षण व्यवस्था को लागू होने नहीं दिया है, और आपने अनेक तरह के जो मतलब कहते हैं कि जो छात्र को दिख होता है, यानी मैं सीधा बोल रहा हूँ कि यदि प्रैक्टिकल में नंबर कम है या जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें या वाइवा में आपने नंबर कम दिए हैं, और आपने नाम देखकर और मैं सीधा कह रहा हूँ जाति देखकर आपने तय किया है कि हमने SC/ST और ओबीसी के छात्रों को इंटरनल में नंबर कम देने हैं। ये पाप देश की यूनिवर्सिटियों के बहुत बड़े हिस्से में IITs के अंदर किया जा रहा है और अभी भी आज भी जारी है। कुछ हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में जब लोग थोड़ा सा सिविलाइज हुए हैं, समझदार हुए हैं,
तो ऐसा नहीं है, इसमें कमी आई है बहुत भारी संख्या में, लेकिन अभी उतनी कमी नहीं है कि हम किसी तरह के कानून को बनाने को गलत साबित कर सकें। एक बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी पर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें दोगला रवैया अपनाया है। एक हाथ से उसने ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया और दूसरे हाथ से उन्हीं ब्राह्मण जो आंदोलनरत थे उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए किया। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, बांग्लादेश मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में लागू कर दिया। यानी एक तरफ आप कानून लागू करेंगे और दूसरे हाथ से सुप्रीम कोर्ट से आप उस कानून को चेंज करवा देंगे। आज के समय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह केवल ये कहा है कि जो कानून बनाया गया, जो नियम बनाए गए हैं 2026 के संशोधन में, उसमें कुछ अभी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए उन्होंने कहा है। तो ये निश्चित है कि कानून तो लागू होगा, लेकिन थोड़ी से संशोधन के बाद। देश में संविधान का शासन है, संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, दिया जाएगा। जब तक संविधान का शासन रहेगा तब तक किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो आरक्षित वर्ग से हो या अनारक्षित वर्ग से हो, वो गोरा हो या काला हो, देश के किसी भी कोने में रहने वाला हो, दिव्यांग हो अथवा नहीं हो, प्रत्येक के साथ समानता का व्यवहार होगा। क्लोजिंग लाइन, संविधान की जो है ताकत है वो मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कहते हैं ना कि हवन करते हुए अपने हाथ जला लिए है, ये चीज स्पष्ट हो चुकी है। आज ना उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ ना तो अनारक्षित वर्ग है ना आरक्षित वर्ग है। बीजेपी दोनों लोगों को अपने हाथों से खो चुकी है। ठीक है, क्लोजिंग लाइन